आप लोगों को पार्ट 2 करवाऊंगा चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक्स का। ठीक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ग्लोबलाइजेशन पढ़वा दिया था, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में पढ़वाया था, उनके कुछ एग्जांपल्स भी दिए थे, वो किस तरीके से हमारे देश में आती है, फिर हम किस तरीके से दूसरे देश में जाकर के काम कर सकते हैं, ये सब चीजें पढ़वाई थी। बहुत मजा आता चैप्टर के अंदर। इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़वाया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़वाया था। आज हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड के बारे में। क्लियर? तो मेरे कहने से वीडियो देख लेना। रीजन सिर्फ ये बोल रहा है देख लेगा कि ना इस तरीके से आप सीक्वेंस के अंदर पढ़ाई कर सकते हो। सीक्वेंस में पढ़ने से ये होता है कि सारे टॉपिक्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं। जिस तरीके से एमएनसी कनेक्ट है अपने, जिस तरीके से वो आती है हमारे देश में, ठीक है ना, इंटरलिंक होती है। जिस जैसे इन्वेस्टमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कनेक्ट है, फॉरेन ट्रेड बैरियर से कनेक्ट है, इसी तरीके से सारे टॉपिक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सीरीज चल रही होती है ऐसे करके, इसलिए कह रहा हूं उसे सीक्वेंस में देखना। ठीक है, आइए अब पढ़ते हैं। फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। हमारा टॉपिक है कि फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड पढ़ते ही समझ आ जाता है। फॉरेन ट्रेड यानी कि ऐसा ट्रेड, यानी कि ऐसा बिजनेस जो फॉरेन के साथ कर रहे हैं, बाहर के देशों के साथ कर रहे हैं। तो इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, इसका मतलब समझेंगे। ये जो अगर आप पेपर में लिख करके आ गए ना, तो आराम से पूरे नंबर मिल जाएंगे। फॉरेन ट्रेड हैज फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि फॉरेन ट्रेड से ये बेनिफिट होता है, जो गुड्स होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह आराम से मूव कर पाते हैं, यानी कि बिक पाते हैं। हिंदुस्तान का जो चीज है वो हिंदुस्तान से बाहर भी बिक सकती है। जो बाहर की चीजें हम हिंदुस्तान के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्जांपल मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था लेस का। ठीक है, अच्छा भैया, अब ये हिंदुस्तानी को एग्जांपल दो कि हिंदुस्तान को क्या बेनिफिट हुआ इससे। देखो पता है, हमारे घर में हमारी माँ बहन होती है, चूड़ियां पहनती है। तुम्हें पता है चूड़ियां पहले हिंदुस्तान में ही बिकती थी, आफ्टर दैट वो फॉरेन के अंदर भी बिकनी शुरू हो गई। आपको पता है यूएस के अंदर भी काफी सारी लेडीज हैं जो चूड़ियां पहनती है। तो ये बेनिफिट हुआ फॉरेन ट्रेड से। जो गुड्स है वो आराम से मूव कर पा रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अच्छा था ना एग्जांपल। अगला है इट प्रोवाइड चॉइस ऑफ गुड्स टू बायर्स। यानी कि जितने भी हमारे बायर्स होते हैं, बायर्स यानी कि जो खरीदते हैं सामान को, उनके पास चॉइस आ गई। चॉइस किस तरीके से आ गई? देखो हमारे देश के अंदर तो जो प्रोड्यूसर है वो तो चीज बना ही रहे हैं। अब बाहर के देश के बंदे भी आ गए हमारे यहाँ पे चीजें बेचने के लिए, तो हमारे पास चॉइस है कि हमें किस चीज का इस्तेमाल करना है। एग्जांपल देता हूँ सोप का, यानी कि साबुन का। और आप क्या साबुन खरीदने जाते हो, आपके पास कितनी सारी चॉइस होती है कि ये खरीद सकते हैं, ये नहीं खरीदना, ये खरीद सकते हैं। इवन शैम्पू के अंदर चॉइस क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज आ चुकी है। ठीक है, अगला फॉरेन ट्रेड का क्या बेनिफिट हुआ, यानी कि बाहर के देशों के साथ बिजनेस का, वो है प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स। यहाँ पर एक अंडरलाइन करूंगा, सिमिलर गुड्स कौन होता है? ऐसे गुड्स जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। जैसे सोप बताया ना, साबुन, काफी सारे ब्रांड्स का साबुन ही होता है। तो इनके प्राइस क्या हो गए? इक्वल हो गए। अगर आप साबुन खरीदने जाते हो ना, तो साबुन की जो प्राइसिंग है वो 10 रुपए से शुरू हो जाती है। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। आप किसी भी ब्रांड का साबुन उठा लो, ऑलमोस्ट सबकी प्राइस क्या होती है? इक्वल होते हैं। बस ये होता है किसी की भी 20 है तो किसी के 22 है तो किसी के 24 है, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये बेनिफिट हुआ। पहले के टाइम पे क्या होता था, एक ही बंदा बनाने वाला होता था, उसे कहते थे मोनोपोली। तो चीज का जो दाम होता था वो बहुत ज्यादा होता था, तो बायर को बहुत दिक्कत आती थी। अब ये इतने सारे बंदे बेचने वाले हैं, तो बेचने वाले को भी पता है, सेलर को, कि यार अगर मैं महंगा बेचूंगा तो सामने वाला सस्ता बेच देगा, उसका बिक जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट अपना प्राइस बहुत रीजनेबल रखते हैं। काफी सारे बेनिफिट्स है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज के कुछ फायदे होते हैं, हर चीज के कुछ नुकसान होते हैं। इसके भी कुछ नुकसान थे, अब हम उन नुकसान के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इसके भी काफी सारे बेनिफिट है, इसके भी काफी सारे लॉस है। बेनिफिट ये है कि तुम्हें अच्छी तरीके से समझ आ जाता है, तुम्हें बार बार ट्यूशन नहीं आना पड़ता, स्कूल नहीं आना पड़ता, अदर वीडियोस को नहीं देखना पड़ता, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर काफी सारी चीजें मिल जाती है। नुकसान क्या है? तो नुकसान वीडियो में नहीं है, नुकसान आप अपनी तरफ से करते हो। वो ये होता है कि आप वीडियो को सिर्फ मूवी की तरह देखते हो, आप इसे नोट नहीं करते। तो मेरे कहने से इस वीडियो को पॉज करो, इसके नोट्स बनाओ, इसको समझो। जब वीडियो पॉज करो तो एक बार देखा करो कि जो भैया ने बोला था क्या वो सारी चीजें से मैच हो रही है। वैसे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली तो मैच होगी ही, बट इंग्लिश के अंदर आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। मैंने हिंदी में बोला है, आपको किस में लिखना है? इंग्लिश में लिखना है। तो वीडियो को पॉज करो, इसको रीड करो, नोट बनाओ। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा बट फायदा भी तो चाहिए, तो नोट करो, फिर हम अगले टॉपिक पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा है सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक है वो ट्रेड बैरियर है। ट्रेड बैरियर का अभी आपने क्या पढ़ा था? फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा था। फॉरेन ट्रेड में क्या होता है कि जब हम बाहर के देशों के साथ क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, तो उस वहां पर ना कुछ दिक्कतें आने लगी थी। ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है, बैरियर। काफी मेरे भाइयों को पता होगा इसका मीनिंग, काफी मेरे भाइयों को नहीं पता होगा।
बैरियर का मतलब होता है जो आपने देखी है जिससे कोई चीज रुक जाती है, जैसे अपने सड़क पे जाते हो तो वहां पे बैरियर्स लगे होते हैं पुलिस वालों के, येलो कलर के, तो क्यों होते हैं? जिससे गाड़ियां रुक जाए। इसी तरीके से ट्रेड के ऊपर भी एक बैरियर लगाया गया है, ऐसा कुछ हो नहीं था कि ढोएगा, इससे कुछ टैक्स वगैरह लगाए गए थे जिससे फॉरेन ट्रेड है वो कंट्रोल हो जाए, रुक जाए। जरूरत क्या है भैया उसकी, अब ये पढ़ेंगे। द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस हैड पुट बैरियर्स टू फॉरेन ट्रेड, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ना गवर्नमेंट ट्रेड ने ना कुछ बैरियर्स लगा दिए थे, यानी कि कुछ रुकाव लगा दिए थे फॉरेन ट्रेड के ऊपर, यानी कि बाहर से जो बिजनेस हो रहा था। ठीक है भैया, क्यों लगाए थे? दिस वाज डन टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैंने तुम्हें पहले बताया था बाहर की जो कंट्रीज है वो भैया अमीर है हिंदुस्तान के मुकाबले। चलो भैया, तो वो क्या करती थी, हिंदुस्तान में आती थी, अपने सामान को सस्ते में बेचती थी, डिस्काउंट में बेचती थी। अब सीधी ज्यादा वो मशीन से गुड्स बनाती थी, चीजों को बनाती थी, तो मशीन से जल्दी जल्दी चीजें बन जाती है। हिंदुस्तान के अंदर मशीनों का रोल बहुत कम रहा है शुरू से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अंदर थोड़ा पीछे ही रहा है। स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ मैं, अब की बात नहीं कर रहा, तो वहां पे हिंदुस्तान बहुत होगा। पर उस टाइम भी ये बात हो रही थी कि ना हमारे हिंदुस्तान वाले बनाते थे हाथ से, तो भैया कॉस्ट ज्यादा लगती थी, उनकी कॉस्ट कम आती थी, वो सस्ते में बेचते थे, और हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेचारे खाली बैठ जाते थे। भैया प्रोड्यूसर क्या होता है, जो चीजें बनाते हैं ना उनको कहते हैं, तो उनके पास काम नहीं बचता था। तो उन्होंने हिंदुस्तान की सरकार ने देखा कि भैया यहाँ तो हमारे हिंदुस्तानी को नुकसान हो रहा है, ये बेचारे रहेंगे, इनका सामान बिकेगा नहीं तो ये खाएंगे क्या, खाएंगे नहीं तो हमारा देश चलेगा कैसे, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, फॉरेन ट्रेड के ऊपर कुछ बैरियर लगाए, बैरियर को रुकाव लगा दिया। रुकाव कैसे लगाए? उन्होंने बोला सिर्फ कुछ इसेंशियल्स आइटम ही अब आप इंपोर्ट कर सकते हो, हिंदुस्तान के अंदर लेकर आ सकते हो, फॉरेन की कंपनीज को बोले, जैसे कि आपसे मशीनरी हो गई, वो भी वो जरूरी थी, फर्टिलाइजर्स हो गए और पेट्रोलियम हो गया। आप इन्हीं चीजों को हिंदुस्तान के अंदर लेकर के आ सकते हो। बाकी जितनी भी चीजें जो आप भारी जो कंपनी से बेचती थी उनको मना कर देता कि अब आप नहीं बेच सकते। ओके भैया, तो ऐसा इन्होंने करा था, जिससे क्या हुआ, जो हमारे इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूसर है वो अपना सामान बेच सके। बेचेंगे तभी तो बेचारे कमाएंगे, तभी तो वो ग्रो करेंगे। हमारा देश क्यों ग्रो नहीं कर रहा था पहले? क्योंकि बाहर की कंट्री जिसकी जितनी भी कंपनियां थी वो आ जाती थी। आज भी कहीं ना कहीं देखा जाए ना यही हो रहा है। हमारे यहाँ की जो हिंदुस्तान के अंदर कंपनीज है वो कम है, बाहर की जो कंपनीज है वो ज्यादा है, तो इसलिए हमारा प्रोड्यूसर भी ढीला पड़ जाता है। अब पढ़ेंगे उसके बाद इन ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया गया था, क्यों हटाया गया था वो पढ़ेंगे। ये तो बढ़वा दिया, लगाया क्यों गया था, अब इसके बाद ये पढ़ेंगे उनको हटाया क्यों गया था और उनको कब हटाया गया था, तो प्लीज इसे नोट करिए। तो जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया था कि सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी हमने पढ़ा था फॉरेन ट्रेड, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, बैरियर्स के बारे में, कि भैया जो हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर बैरियर्स लगाए गए थे अब उनको हटाया गया। भैया क्यों हटाया गया, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको हटाया गया था, दौरान उसको हटाया गया था, उसका नाम पढ़ेंगे। तो वो थी लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन पॉलिसी होती है, जिस जगह भी आपको लिबरलाइजेशन वर्ड सुनने में आया ना तो वहां पर समझ जाना लिबरलाइज कर दिया, यानी कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव कर दिया। क्लियर? जब आप 11th में आ जाओगे ना तो पूरा एक चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर और लिबरलाइजेशन के ऊपर, एलपीजी के नाम से पढ़ा जाता है वहां पर, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। इट मींस द रिमूवल of barriers and restriction set by the government on foreign trade। पढ़ते समझ आ रहा है? इसके अंदर क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने क्या कर दी थी, रिमूव कर दिए थे जितने भी बैरियर्स हैं, रुकावटें थी, जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस यानी कि जितनी भी रोक थी जो उन्होंने फॉरेन ट्रेड के ऊपर लगाई थी। किसने लगाई थी भैया जी? गवर्नमेंट ने लगाई थी। ठीक है, क्लियर हो गया इसका भी नहीं? अच्छा भैया कब हुआ था ये 1991 के अंदर हुआ था। उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, तो उन्होंने क्या करा कि भैया अब इसको हटाओ। रीजन बताओ भी हटाया क्यों गया था? अच्छी बात है हिंदुस्तान के लोग कमा रहे हैं, पर पता क्या होता वहां पर एक दिक्कत आने लग गई थी। हिंदुस्तान का बंदा बना रहा था, बेच रहा था, कमा रहा था, देश अच्छा खासा चल रहा था, बट वही ना कि यार देखो, लिमिट तो लिमिट ही होती है ना, एक लिमिट को आप कब तक लगा लोगे? एक कंफर्ट जोन आ गया था, तो उन्होंने देखा कि अगर बाहर की कंपनियां यहाँ पर आएंगी तो सीधी सी बात है यहाँ पे जॉब्स आ सकती हैं। ठीक है भैया, दूसरा बेनिफिट भैया वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगी, यानी कि अपना पैसा लेकर आएंगे, देश के अंदर टैक्स आएगा, हमारी सरकार को भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा हो जाएगा, बिल्डिंग्स बन पाएंगी। तीसरा बेनिफिट जो जॉब बता दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बता दिया, तीसरा बेनिफिट जो सबसे अद्भुत था वो ये था कि उनको पता चल गया भैया आप हिंदुस्तानी ऐसा हो गया कि वो काम कर सकता है,
तो अगर कंपटीशन देने के लिए वो भी आ जाए तो ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और अच्छा कर लेंगे। कौन? हमारे इंडियंस। तो एक कंपटीशन आ जाएगा इनके बीच में। कंपटीशन से बायर जो है उनको और बेनिफिट मिलेगा, उनको चॉइस मिल जाएगी। दूसरा क्या मिलेगा भैया? प्राइस मिल जाएंगे कम। तो बहुत सारी चीजों को सोच करके उन बैरियर्स को हटा दिया गया था। क्यों? और क्या कहा गया? उसको लिबरलाइजेशन कहा जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल था वो है डिक्रीज इन टैक्स। किस तरीके से बैरियर हटाए जाते हैं? तो बैरियर ऐसे नहीं लगाए जाते कि मना कर देते हैं, ठीक है ना। वो क्या करेंगे? टैक्स बढ़ा देते हैं। सरकार क्या करती है? टैक्स बढ़ा देती है। अब सीधे अगर टैक्स ज्यादा हो जाएगा तो कौन उतना बेचेगा हिंदुस्तान में आकर के? फिर उन्होंने देखा कि चलो अब मोहर ठीक है, तो उन्होंने टैक्स को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। इस तरीके से और भी काफी छोटी मोटी चीजें होती हैं, बट बताया ना, थोड़े से बड़े हो जाओगे तब। एक भाई वाली एडवाइस देना चाहूंगा, इसको नोट कर लेना। और दूसरी बात, जब 11th पे आ जाओगे ना, पूरी कोशिश करना कॉमर्स को लेने की। मैं ये नहीं कह रहा साइंस लो, कॉमर्स लो, आर्ट्स लो, बस मैं कह रहा हूँ कोशिश करना। यार कॉमर्स के अंदर ना तुम बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तुमने अब तक ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटिक्स पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, तुम सच बता रहा हूँ साथ में आज इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स में एक दम है या नहीं है? हाँ भी एक दम है। वो दम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर तुम आज के जमाने की बातें पढ़ोगे। तो कॉमर्स को ऑप्ट करना, सी मेरा सजेशन है ये, ठीक है? कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर लो, फिर हम पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का भी आपने बताया कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शन थी उनको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। आराम से धंधा करो। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, अब उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है WTO, ठीक है। यहाँ पर आके हमारा 90% चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, सिर्फ 10% बचेगा। लास्ट टॉपिक वो होगा, फिर वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर करवा दिया, फोर्थ चैप्टर करवा दिया। अगर सपोर्ट करोगे तो प्रॉमिस कर रहा हूँ एक ऐसी वीडियो लेकर के आऊंगा मैं आप लोगों के लिए, थर्ड चैप्टर के अलग, फोर्थ चैप्टर के अलग, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगा। गारंटेड कह रहा हूँ, अगर मैं 10 क्वेश्चन लिखूंगा ना, तो 10 के अंदर से 3 तो पक्के हैं तुम्हारे। बट मुझे चैनल को सब्सक्राइब चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितने हो सके इसको शेयर करो, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मुझे टैग करो। पक्का मैं अपनी स्टोरी पे आप लोगों को लगाऊंगा। आप मुझे मेरे साथ कोलैब करो, कोई इसके चार्जेस वगैरह नहीं है, भाई से कर वैसे, ठीक है। तो एडवांटेजेस पढ़ते हैं। पीपल आर रेडी टू compete इन वर्ल्ड मार्केट। अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ये वाली उनके ऊपर बैरियर्स लगाए गए थे फॉरेन वालों के ऊपर कि भैया आप थोड़ा रुकिए, हिंदुस्तान के लोगों को थोड़ा ग्रो होने दीजिए। अब क्या हुआ? एक टाइम आया कि हिंदुस्तान के लोग कितने ग्रो हो गए हैं, उन्होंने इतनी चीजें बनानी सीख ली है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख लिया, और वो वर्ल्ड के अंदर में टक्कर दे सकते थे। जैसे कि मैं आपको सोप का एग्जांपल दे रहा था, साबुन का। तो कुछ जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ बाहर के ब्रांड्स भी हैं, कुछ इंडियन के ब्रांड्स भी हैं। तो इंडियन जो ब्रांड्स है फॉरेन ब्रांड्स को बहुत अच्छा तरीके से compete कर पाते हैं, compete यानी कंपटीशन दे पा रहे हैं। कमेंट के अंदर आओ और बताओ कि आप जो सोप का इस्तेमाल करते हो वो इंडियन है या फॉरेन ब्रांड है। और भैया फॉरेन है तो फॉरेन का करो, बट कोशिश करो इंडियन को करो, ठीक है। कंज्यूमर्स हैव मोर चॉइसेस ऑफ गुड। दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि अब फॉरेन ट्रेड दोबारा शुरू हो गया था, तो लोगों के चॉइसेस बढ़ गई थी। थर्ड, लो प्राइसेस, सबसे बढ़िया बेनिफिट। जितने भी सिमिलर गुड्स होते हैं ना, जो सेम सेम से होते हैं, उनके जो प्राइस है वो लो हो गए थे, यानी कि पहले से कम हो गए थे। बिकॉज इंडियन लोगों ने देखा कि इंडियंस ने देखा यार तो बाहरी कंट्रीज भी आ रही है हमारे साथ सामान बेचने, अगर हम प्राइस हाई रखेंगे तो फॉरेन का सामान लेंगे लोग, तो उन्होंने अपने प्राइस थोड़ा कम कर लिया, जिससे बायर्स को बहुत बेनिफिट हुआ, ठीक है। मोर जॉब्स, सबसे अच्छा बेनिफिट कि हिंदुस्तान के अंदर जॉब्स बढ़ गई। जैसे कि आज हमारा काफी सारा यूथ जॉब ही कर रहा है, गलत बात है वैसे, हिंदुस्तान में रह के बिजनेस नहीं कर पा रहे, तो जॉब्स कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। तो जिससे जॉब्स वगैरह भी बढ़ गई और भी काफी सारे फायदे थे, ठीक है ना। नोट कर लो, समझ लो, वीडियो को पॉज कर लो। फिर अब बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है, बिल्कुल अलग टॉपिक है, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपने कोरोना के टाइम पे WHO गाइडलाइंस, WHO बहुत सारे सुना होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी तरीके से एक होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सिंपल भाषा में समझो, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी कंट्रीज के अंदर ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो लिस्टेड है। वो ये देखती है कि भैया जो कंट्री जिसके साथ ट्रेड कर रही है वो टैक्स कितना ले रही है, कितना टैक्स पे कर रही है। अब ये तो नहीं कि उसे अनफेयर टैक्स लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है। उनके ऊपर क्या पॉलिसीज लगाई गई हैं, कितनी रेस्ट्रिक्शंस है, क्या रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई, ये सब चीजों को वो देखती है। अब पढ़ते हैं। यहाँ पर ना मैंने इनको 4 पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब करे हैं, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आप पढ़ो तो प्लीज एक रेफरेंस बुक जो भी आपने परचेज कर रखी है, तो प्लीज वो लिख करके आना पेपर में, और एंड में साथ में 4 पॉइंट्स लिख देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है।
चारों पॉइंट से आपको समझ आ जाएगा डब्ल्यूटीओ का काम क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। शॉर्ट को क्या हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अब सीधी सी आदमी ने आपको क्या बोला, वर्ल्ड की है यार, पूरे विश्व की है। तो ये क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस्टेब्लिश द रूल्स रिगार्डिंग ट्रेड, ये ना रूल्स बनाती है कि बिजनेस के, कि वर्ल्ड के अंदर अब इतना बड़ा बिजनेस हो रहा है, चाइना वाले इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया वाले अमेरिका के साथ कर रहे हैं, अमेरिका वाले जापान के साथ कर रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ रूल्स बना देते हैं जिससे इनके बीच में कोई लड़ाई वगैरह ना हो, कोई कंफ्लिक्ट ना हो, दोनों को प्रॉफिट हो। ठीक है। प्रमोट फेयर पॉलिसीज, ये फेयर पॉलिसीज यानी कि अच्छी अच्छी पॉलिसीज को ना प्रमोट करती है, जिससे जितने भी देश काम कर रहे हैं उनके बीच में ना, देखो पैसा तो हर बंदा कमा ही रहा है, एक यूनिटी बननी जरूरी है। यूनिटी यानी कि एक एकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि अगर कोई देश का नुकसान हो रहा है तो दूसरे देश उसकी मदद कर दे। ठीक है ना। अगला है बिलीव्स इन लिबरलाइजेशन, सबसे मेन पॉइंट इनका जो बिलीव है वो लिबरलाइजेशन पे है। लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है, वो ये भी चाहते हैं कि भैया जितने भी बैरियर्स है कंट्रीज के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, वो ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए, हट जाए बिल्कुल ही, जिससे आराम से हमारे देश की चीज दूसरे देश में बिक पाए, दूसरी चीज देश की चीज हमारे यहाँ पर बिक पाए। तो इनका ये टारगेट रहता है। क्लियर, दोबारा एक बार रीड करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फेयर पॉलिसी, अच्छी अच्छी पॉलिसी को ये क्या करती है, प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। एस्टैब्लिश द रूल रिगार्डिंग ट्रेड, रूल्स बनाती है ट्रेड के लिए भी, बिजनेस के लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे। बिलीव इन लिबरेशन, इनका पूरा टारगेट रहता है कि बैरियर्स को खत्म कर दिया जाए। क्लियर हो गया अच्छी तरीके से, नोट कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, अपने दोस्तों को जरूर बताओ कि भैया एक सीरीज चल रही है 2022 एग्जामिनेशन की, जिसके अंदर छोटे छोटे नोट्स के थ्रू आप लोगों को कोर्स करवाया जा रहा है। एंड इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन आपको स्टार्टिंग में पढ़वाया था मैंने पार्ट 1 के अंदर, कि बाहर की कंट्रीज के साथ ट्रेड करना, ग्लोबलाइज होकर के काम करना, अब इसके बेनिफिट क्या है। बहुत अच्छा टॉपिक है, फिर वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट। ठीक है ना, यहाँ पर अब इसका एंड हो जाएगा। अब हम ना ये देखेंगे कि हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है ना, ट्रेड बैरियर्स पढ़ लिया हमने, काफी सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करे। अब भैया ओवरऑल ये बताओ कि ग्लोबलाइजेशन जो हुआ उसके इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं आपको बता दूं कि भैया एनसीईआरटी के अंदर 10 से 12 साल तक अब तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ। प्लीज सरकार से रिक्वेस्ट करो, कमेंट करो कि भैया बुक्स को चेंज कर दे। तो ये पुरानी बात लिखी हुई है, पर मैं तुम्हें आज के हिसाब से भी बताऊंगा, पहले पुरानी बात पढ़ लेते हैं, आज के हिसाब से भी बता दूंगा। ठीक है। सबसे पहले कंज्यूमर्स को क्या बेनिफिट मिला, इम्पैक्ट हुआ भैया, उनको चॉइस मिल गई और लो प्राइस। चलो ठीक है भैया, उनको काफी सारी चॉइस मिल गई थी, बाहर के देश की कंपनियां भी हमारे देश में आ रही है, ठीक है ना, चॉइस बढ़ गई, पैसे कम हो गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो है उनके ऊपर क्या दिक्कत आई, जब वो आने लगी थी ना, ठीक है ना, लिबरलाइजेशन के बाद यानी बैरियर सट गए थे, तो उनकी जो दुकान थी ना सबकी क्लोज हो गई थी। ऑलमोस्ट जितने भी प्रोड्यूसर्स है बेचारे सब खाली हो गए थे। और वही वाली बात है यार, देखो वो चीते हैं एक तरीके से, चीता हमेशा तेज ही दौड़ता है, ठीक है ना। तो जैसे ही वो आए तो हिंदुस्तान के अंदर फिर दुकानें बंद होने लग गई, क्योंकि वो अपना प्राइस कम रखते थे, क्वालिटी उनकी अच्छी रहती थी शुरू से ही, आपको पता है फॉरेन ब्रांड्स की क्वालिटी कितनी बढ़िया रहती है। दूसरी बात उनकी ये होती थी वो मशीन्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, उसकी वजह से इंक्रीज होगी अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखो जो बंदा प्रोड्यूस करता था, प्रोड्यूसर था, और उसका कोई काम नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया था, यानी कि बेरोजगार हो गया था। क्लियर। वर्कर्स के ऊपर क्या इफेक्ट आया, पहले जो वर्कर होते थे हिंदुस्तान के अंदर वो रेगुलर वर्कर होते थे, उनके पैसे भी ठीक ठाक थे। देखो फिर बता रहे हो, पुरानी बातें हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था, उनकी जो जॉब थी वो टेम्परेरी बेसिस पे हो गई थी, क्योंकि फॉरेन वाले ना परमानेंट जॉब नहीं दे रहे थे उनको, वो टेम्परेरी बेसिस पे रखते थे, अपना काम निकलवाते थे। लो वेजेस यानी कि पैसे कम मिलते थे। इकोनॉमी के ऊपर ओवरऑल क्या इम्पैक्ट आया, ये टेक्नोलॉजी आ गई थी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी, इंप्रूवमेंट इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था ना उसके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ गई थी, जो चीजें बनाने का तरीका था वो चेंज हो गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया ये 1991 के टाइम की बात है। आज के टाइम में अगर देखा जाए ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एक टॉपिक और है इसके अंदर, वो है स्ट्रगल फॉर ग्लोबलाइजेशन, यानी फिर भैया हिंदुस्तानियों ने बहुत स्ट्रगल करा ग्लोबलाइजेशन के बाद भी, तो उसके बाद बेनिफिट्स क्या हुए वो बता रहा हूँ। आज के टाइम पे देखो चॉइस तो बहुत सारी है, प्राइस भी कम है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, पहले की बात बता दी है, वो बंद हो गई थी, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। आज के टाइम पे देखा जाए ना, स्मॉल प्रोड्यूसर है ना वो भी जश्न मना रहा है। किस तरीके से जश्न मना रहा है, आप एक बात हो, पहले हिंदुस्तान में पिज्जा हुआ करता था, नहीं हुआ करता था, तो पिज्जा हिंदुस्तान में जब आया तो
हिंदुस्तानी ने भी वो काम शुरू करने लग दिया। बेसिकली जो फॉरेन वाले काम करते हैं ना, वो सारा का सारा अब हिंदुस्तानियों ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया है। कोई बुरी बात नहीं है कॉपी करना, तो अच्छी चीज़ की कॉपी करना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। तो ग्लोबलाइजेशन का आज के टाइम प्रोड्यूसर के ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो बात अलग है बंदे को काम करना नहीं आता। और वर्कर्स वर्कर्स भी अगर देखे जाए आज के टाइम पे जो जॉब होती है वो परमानेंट जॉब होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। ये तब की बात लिखी है 1991 की, बट आज के टाइम पे जॉब के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है लो वेजेस, बट आज के टाइम पे देख रहे हैं हर जगह हाई वेजेस है। मतलब हर बंदे को 15 से 20 हजार स्टार्टिंग मिल जाते हैं, चलते 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 बंदा लाखों में प्यार से चल जाता है। इकोनॉमी के अंदर सेम ही है कि टेक्नोलॉजी तो आई रही है और प्रोडक्शन का प्रोसेस भी इम्प्रूव होता जा रहा है। मान के चलता हूँ आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आया होगा, काफी एक्स्ट्रा नॉलेज मिली होगी। किताब के अंदर जो लिखा उसके ऊपर ही मैंने आपको पढ़ाया है। इतना पढ़वा दिया है कि ये नंबर हमारे प्यार से आ जाएंगे। ठीक है, प्लीज एक बारी रेफरेंस बुक्स को पढ़ लेना, क्वेश्चन आंसर्स की मैं वीडियो बनाऊंगा अगर तुम सपोर्ट प्रोवाइड करोगे तो। प्रॉमिस है इस वाली बात का। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल को ऑन करना। बेल को ऑन करने से ये क्या है, जब भी वीडियो आया करेगी पूरे दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएगी। जब भी वीडियो आए तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे काम छोड़ दो, पढ़ाई कर लो। आप लोग क्या करते हो, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, यार तो वो बात किसी की नहीं आती। पंचुअल हो जाओ टाइम के, उसको वहीं डाउनलोड पे कर लो। सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ, ये जो वीडियो देख रहे हो इसको हाथ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने से क्या होगा, जब भी आप डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे आपको ये वीडियो मिलेगी, आप प्ले करके देख सकते हो। अगर आप बस में जाते हो, ट्रेन में कहीं ज्यादा ट्रैवल करते हो, ऑफलाइन भी इसको देख सकते हो। ठीक है।